नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जो है करंट अफेयर का वीडियो है। इसमें जो है हम लोग पूरे एक साल के करंट अफेयर देखेंगे, यानी कि 6 सितंबर 2019 से लेके 6 सितंबर 2020 तक में ऐसी कौन कौन सी घटना रही जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई और हमारे आने वाले जो भी एग्जाम है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उन सारी घटनाओं को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, बच्चों की तरह। जहां ट्रिक देने की जरूरत होगी वहां ट्रिक दूंगा और इस तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा कि अगर अब तक आपको करंट अफेयर से डर लग रहा था तो अब डर लगना बंद हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो है 2-3 महीने का करंट अफेयर पढ़ा रहा था, परीक्षा मंथन का, लेकिन आज ही मार्केट गया, ये बुक आ गई थी, पूरे एक साल का है, लक्ष्य 5। इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझा देता हूं जिससे कि आज के बाद आपका करंट अफेयर में किसी तरीके से कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, बहुत सारी बुक मार्केट में है, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बुक है जहां पे वन लाइनर फैक्ट है, मैं उसको भी लाके आपको पढ़ा देता, हमारा वीडियो रन भी कर जाता, सब्सक्राइबर भी मिल जाते और डॉलर भी मिल जाता। इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मुझे अपने चैनल से ज्यादा आपके रिजल्ट की जरूरत है और ये रियली बता रहा हूं। अगर ये ऐसी नहीं होती तो इतनी महंगी बुक को खरीद के आपको मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चुटका वाला वन लाइनर है वो 70-75 रुपया मिल जाता और जबकि इसकी कीमत जो है 110 है। ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, करंट जब पढ़ाना है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि 40 नंबर का सवाल है, 1-2 नंबर का नहीं है, 40 नंबर का सवाल है। जितने भी पीसीएस, जितने भी वनडे एग्जाम है, सब में करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है। तो मैंने कोशिश किया कि एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रोवाइड करवाऊं। बस आपका सहयोग देना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मेरा सहयोग नहीं दीजिएगा तब तक कोई भी प्रोजेक्ट मेरा आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आप कीजिएगा और दोनों मिलकर इसको पूरा कर लेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, लॉकडाउन समाप्त हो गया, तो आपके पास में एक बेस्ट और बेहतर ऑप्शन श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस है, जहां पे आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की परवाह करता है। पर डे टेस्ट होता है, पर डे क्लास होती है, पर डे ग्रुप डिस्कशन होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाई जाती है। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कभी भी ना आज न कभी जिंदगी में ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी संस्था में आके एडमिशन लीजिए, कभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने टाइम के साथ में समझौता करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन श्योर सक्सेस है। एक बार आप मेरी संस्था में आइए, देखिए कि हम कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपके सपने को उड़ान मिलने वाली है इस संस्था में, या फिर आपको लौट के घर जाना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन आपको दे दिया हूं, जिस ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा वही आपका भविष्य होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपके सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर जो घोषित प्रमुख योजना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपके दिमाग में रहे। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित योजना और परियोजनाओं की घोषणा की। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय डिजिटल मिशन की घोषणा की। पहली जो योजना थी राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, जो लोग 65th देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट से, जो लोग 64th के इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट से, और जो लोग 66 की तैयारी के लिए तैयार हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो भी अदर एग्जाम है सबके लिए यह रामबाण है। इसलिए इस वीडियो को मिस कभी भी मत कीजिए। नेक्स्ट जो है दूसरा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यह परियोजना विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और जिस तरीके से अवैध रूप से डॉल्फिन को पकड़ा जा रहा, मारा जा रहा है, इसको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनको सेफ रखा जाए, यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन। पहला राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, दूसरा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तीसरा जो है प्रोजेक्ट लायन। यह प्रोजेक्ट एशिया शेरों के संरक्षण शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीक को शामिल करके आवास विकास का फोकस किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट लायन जो है यह एशियाई शेर का संरक्षण करना बेहद जरूरी है और आधुनिक तकनीक की मदद से हम इस
जिसमें आवास विकास पर फोकस किया जाए। मतलब क्या, इनके रहने वाले आवास है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, जिनसे इनको सेफ रखा जा सके। चौथा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना। ये क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना। यह सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड प्रोजेक्ट है, और यह प्रोजेक्ट विचार जो है पहली बार वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना जो है सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और अभी ही जो क्रेश कोर्स चल रहा 65 का, उसमें भी सौर ऊर्जा आज ही पढ़ाया, तो इसको भी कहीं कहीं उससे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है एक प्रोजेक्ट है कि 2022 तक हिंदुस्तान के हर घर में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं है। उसका टारगेट 2022 रखा गया, सिर्फ 2 साल बचा हुआ है। ऐसे कंडीशन में जो है सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा रूप में फैलाया जाए, जिससे कि 2022 का टारगेट जो है सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। चलिए, क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन सारे प्रोजेक्ट, सारी योजनाओं को बोले हैं। और कहां से बोले हैं? तो लाल किला से बोले हैं, और स्वतंत्रता दिवस पे बोले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने गले के अंदर उतार लीजिएगा। चलिए आते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मिशन कर्मयोगी। अब मिशन कर्मयोगी क्या है, इसको समझते हैं। क्या है यह सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत जो है निम्नलिखित होंगे। सबसे पहला, मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि नियम आधारित या भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तित सहयोग प्रदान करेगा। सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्यों को उनकी क्षमता के साथ जो है जोड़ना, यानी कि जिस तरीके से उनकी आवश्यकता है, उनके पद के अनुसार से उनकी जो है सहयोग करने की जरूरत है, और उसी के अनुसार से उनकी क्षमता को जो है उनके पद के हिसाब से जोड़ने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल देना है। यानी कि ऑफ साइट जो है उसको सीखने के साथ साथ में जो है ऑन साइट भी सीखने की पद्धति पर पूरी तरीके से फोकस करना है। शिक्षण सामग्री संस्था कार्मिक सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना, यानी कि जो शिक्षण सामग्री है, संस्था है, कार्मिक सहित जो साझा जो अवसंरचना परितंत्र है, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, निर्माण करना। सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों की भूमिका, गतिविधियों, दक्षता के ढांचे को क्या करना है, पूरे तरीके से जो है अद्यतन करना, और प्रत्येक सरकारी निकायों में चिन्हित FRAC के लिए प्रायोगिक अतिसंरचना विषय वस्तु जो है उसका क्या करना है, सृजन करने का प्रदान करना। सभी सिविल सेवकों को प्रोत्साहित अधिशेषित सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है व्यवहारात्मक कार्यक्रम तथा विकसित एवं दृढ़ अवसंरचना उपलब्ध करना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए जो है वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को जो है साझा करना। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये क्या है इसको पता चल जाए। सिविल सेवकों जो भी है उनके जो है विकास के लिए नई राष्ट्रीय अवसंरचना को प्रस्तुत करेगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा कि मिशन कर्मयोगी जो प्रीलिम्स के लिए है, उसके लिए अगर पूछेगा मिशन कर्मयोगी क्या है, तो नई राष्ट्रीय अवसंरचना जो सिविल सेवा की क्षमता है उसको विकास करना है, और नई राष्ट्रीय अवसंरचना का निर्माण करना, और वही है मिशन कर्मयोगी। क्लियर है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट में। जम्मू कश्मीर में अब हिंदी उर्दू समेत जो है 5 राजभाषा हो गया। जम्मू कश्मीर क्या क्या है आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है इसके तहत जम्मू कश्मीर में 5 राजकीय भाषा होगी, जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोंगरी आधारित भाषा का दर्जा जो है प्रावधान है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जम्मू कश्मीर में 5 जो भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब ये कौन कौन से हैं? हिंदी उर्दू समेत जो है 5 राजभाषा। तो याद रखिएगा इसमें कि पहले तो ऐसे भी याद रखिएगा, उर्दू कश्मीर है तो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 तो आपको याद ही हो गया होगा। कश्मीरी क्योंकि वहां का खुद का है, और ये हो गया 4, और टोटल जो है डोगरी ये हो गया 5। यानी कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और कश्मीरी
4 हुआ, और डोगरी एक थोड़ा सा हो सकता है भूलने का चांस होगा, तो याद रखिएगा डोगरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की शक्तियों के प्रयोग करके भारत सरकार ने हिंदी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बना दिया है। अब इंपॉर्टेंट है कि अब जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। पहले वहां उर्दू थी, अब वहां पे हिंदी होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की शक्तियां पारित करके भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो राजभाषा रखी गई है वो कश्मीरी नहीं है, बल्कि उर्दू नहीं है, बल्कि हिंदी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देगा और कितने की विकेट ले डूबेगा, तो ध्यान रखना। 14 सितंबर 2020 को, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 2020 को उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी राज्य आधारित भाषा में कामकाज होगा। यस, जो कामकाज शुरू होगा 14 सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगा। उर्दू में भी, कश्मीरी में भी, डोगरी में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। 5 अगस्त 2015 के बाद से राज्य के इन भाषाओं को आधारित राजभाषा बनाने की मांग की जा रही थी। उल्लेखनीय जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट धारा 47 के तहत प्रदेश के विधानसभा में सभा एक से अधिक भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा दे सकती है। और ये किसके द्वारा? तो धारा 47 के द्वारा। क्लियर हो गया? अब तो पूरी तरीके से क्लियर। 5 भाषा, जिसमें ध्यान रखिएगा उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी। क्लियर? अब आते हैं सृजन पे। ये सृजन क्या है इसको समझते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये भी बताना होगा कि ये सीजन जो मैंने स्टार्ट किया हूं, ये पूरा 1 साल का ये जो प्रोजेक्ट है करंट अफेयर का, ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और सारे लोग बताइएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, और जो लोग को लगता है कि 66 एनी हाउ इस बार क्रैक करना है, बिहार एसआई को क्रैक करना है, या एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ अगर कंप्लीट करना, तो आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए, सृजन में क्या? 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल यानी कि सृजन लॉन्च किया है। गौरतलब है कि पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा जो है आयात की जा रही है। अब देखिए, ये चीज ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सृजन, जैसी सृजन की बात आएगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। सीधा सा मतलब है सृजन, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस पोर्टल में क्या है? उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना है। सृजन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होगा सृजन। इसमें क्या? उन वस्तुओं के प्रदर्शन करना जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा आयात की जा रही है। इसके मुख्य बिंदु क्या? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए। कितने समझौते? तो ध्यान रखना, 2 समझौते पर। और यह योजना भारत तथा अन्य देशों में आयात करने के बजाय अपनी स्वयं की तकनीक के उपयोग करके प्रोत्साहन करेगी। और यह योजना जो है अब किसी भी अन्य देश के साथ आयात करने के बजाय, आयात मतलब क्या हुआ? खरीदा जाता है, निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। क्लियर हो रहे? मतलब क्या? किसी भी देश से आयात करने की वजह से स्वयं के तकनीक को उपयोग करने का प्रोत्साहन करना है। और यह संयुक्त उद्यमी माध्यम से ही किया जाएगा। और यह योजना के अनुरूप निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहला जो है, इस पोर्टल का शुभारंभ के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गोवा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटेशनल क्षेत्र की गतिविधिता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों के सहयोग करके एक समझौते ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। बिमेल और आईआईटी, ध्यान रखिएगा, बिमल एंड आईआईटी कानपुर में मानव रहित विमान वाहनों को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मझगांव और डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने एसएसके क्लास सबमरीन्स के स्वदेशी ओवरहाल्डिंग के लिए मेगा सर्वे डाइवर्स प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ में जो है ये समझौता किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम धड़ के जैसे भी हो सके आप अपने दिमाग में इसको रख लीजिएगा। पहला जो है, केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे, जिसमें इंदौर लगातार 4थे साल भारत के स्वच्छ शहरों में घोषित हुआ है। इंदौर कहां है? तो ध्यान रखिएगा कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र के नवी मुंबई जो है
तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे इंदौर, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और दूसरे स्थान पे गुजरात के सूरत शहर को दूसरा स्थान है, मतलब क्या, जिसका सूरत होगा उसी का सीरत होगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। और इंदौर कंटिन्यू तो याद ही हो रहा है। और तीसरा जो है नवी मुंबई, मुंबई में नवी मुंबई है, वो जगह जो है सबसे स्वच्छ। बहरहाल देश के साफ शहर नहीं, गंदे शहर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साफ शहर ही है, गंदे शहर भी है। बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नतीजा में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, यानी कि बिहार का जो पटना है सबसे निचले स्थान पे खड़ा है। छोटे शहरों की श्रेणी में बिहार का जो गया है सबसे गंदा शहर। छोटे शहर में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो गया शहर है वो सबसे, जो कि बिहार में पड़ता है, सबसे गंदा शहर है। यहां हम आपको बताएंगे ऐसे ही 10 छोटे बड़े गंदे शहरों के बारे में। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को 2 श्रेणियों में, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर पर आधारित है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले जो सबसे गंदे शहर है, पहला तो है पटना, दूसरा है पूर्वी दिल्ली, तीसरा है चेन्नई। बस ये तीनों याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं रखना, पहला पटना, पूर्वी दिल्ली और चेन्नई। क्लियर हो गया। 10 लाख के सबसे कम जनसंख्या वाले छोटे शहर में गया पहले स्थान पे, मतलब क्या, पटना भी है सबसे खत्म स्थान पे, मतलब गंदे स्थान पे। बड़े शहरों में 10 लाख से ऊपर वाले में और 10 लाख से नीचे में भी बिहार का ही गया जिला आ रहा है। दूसरा जो है बक्सर, तीसरा जो है अबोहर यानी पंजाब में है, और चौथा जो है फिर से भागलपुर बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। गया हो गया अगर बीपीएससी के लिए तो बक्सर हो गया बिहार में, तीसरा भागलपुर हो गया बिहार में, चौथा जो है परसा बाजार बिहार में ही है। 4 जगह तो ध्यान रखिएगा, चारों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक जो आपका है बिहार शरीफ भी है और सहरसा। 10 में अगर देखा जाए तो 6 शहर बिहार का ही है। 10 लाख से कम जो जनसंख्या है वहां पे अस्वच्छता की, गंदगी के लिए। क्लियर। चलिए आते हैं, भारत ने विश्व में सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। भारत विश्व में सबसे बड़ा सोलर ट्री को क्या किया है, विकसित कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले CSEIR और CMEIR दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री विकसित किया है। इस ट्री की वार्षिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन जो है 12,000 से लेकर 14,000 इकाई तक रखा गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो विकसित किया किसने, तो भारत ने। मुख्य बिंदु क्या, इसको पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया कि प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टेक पैनल की अधिकतम एक्सपोज प्राप्त हो सके। प्रत्येक ट्री में कुल 35 सौर पीवी पैनल लगाया गया और प्रत्येक पैनल में 330 मेगावाट बिजली की क्षमता रखी गई है। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपया है और इच्छुक MSME अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के साथ में गठबंधन कर सकते हैं। उपयोग में सोलर ट्री जो है मूल है और स्थिर जीवाश्म ईंधन के विकल्प के लिए जो है कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है। और एक सोलर ट्री जो है 10 से 12 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित को कम कर सकता है और साथ ही इन वृक्षों के जो अधिशेष है ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड में भेजा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में संक्षेप से लिखिए। इसी में जो है क्वेश्चन के जो आंसर होगा उसी से हम लोग मेंस को भी समझेंगे और प्रीलिम्स को भी समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% उठा के आपको देगा, एकदम लिख लीजिए कहीं भी, और वैसा क्वेश्चन देगा जो आपसे पक्का गलत हो जाएगा, जो आप सोचे नहीं है। तो आइए अब सोचते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में संक्षेप में लिखिए। क्या लिख सकते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति जो है 34 वर्ष पुराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो है प्रतिस्थापित किया, यानी कि इससे पहले जो एक शिक्षा नीति आई थी आज से 34 साल पुराना थी। ध्यान रखिएगा, यानी कितने साल पुराने शिक्षा नीति को बदल के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा 20 साल पुराने शिक्षा नीति को 34 साल पुराने शिक्षा नीति को बदल के 1986 का जो था उसको हटा के अब जो है 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। तो 34 वर्ष पुराना जो है ये बातें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स के लिए 1986 में लाया गया। उसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच जो है समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। और ध्यातव्य है कि नई शिक्षा नीति का निर्माण जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने गठन किया है। तो अब याद रखिएगा कि 2017 में जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे 2017 में, उन्होंने ही, जिनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ध्यान रखिएगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, जो कि इसरो के क्या थे? प्रमुख थे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। समिति ने गठन किया और इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और फिर वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत का तीसरा नीति होगा। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो तीसरा है। सबसे पहली बार जो है वो 68 में, उसके बाद 86 में। अब सर, अब क्वेश्चन आपका आएगा, सुजीत सर अगर भूल गए तो, डेट अगर पूछ दिया तो मैं भी बताता हूं। 1986 याद रहेगा? 1986 में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? ये पहले मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। 34 साल पुराना बदला गया, ये तो क्लियर है। 2020 में 34 साल घटाएगा, आपका 1986 आ जाएगा। अब 1986 को, यानी कि आपके पास में है 1986, यहां ध्यान रखिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, 1986 है, इसको अगर चेंज कर दीजिए तो क्या होगा? 68 होगा। ये बताइए अगर चेंज करते तो, और आगे 19 जो है सेम टू सेम होगा। तो पहला जो लाया गया था वो 68 में लाया गया था, और फिर 68 को उल्टा कर दीजिएगा तो 86 जो होगा वो दूसरा होगा, और तीसरा जो है 2020 में लाया गया है, ये होगा तीसरा। कितने साल के बाद लाया गया है? तो ध्यान रखिएगा 34 साल बाद लाया गया है। अभी क्लियर है? पहला 68 में, दूसरा 86 में, तीसरा 2020 में। अब मुझे याद कंफर्म है कि अब आपको गलती जिंदगी में नहीं होगा। तो याद रखिएगा 86 को उल्टा कीजिएगा, 86 को उल्टा कीजिएगा तो फिर 6 आगे आ जाएगा, 8 पीछे चला जाएगा और हो जाएगा 68। क्लियर? चलिए, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जरूर करंट अफेयर में मजा आ रहा होगा। अगर डर अब तक था तो अब आपको जरूर मजा आ रहा होगा। 40 नंबर का सवाल है, 1-2 नंबर का नहीं है। अगर ध्यान से ना पढ़िएगा तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। अब याद रखिएगा 5 के बाद डबल 3, यानी 5 3 3 और 5 से 1 घटा के 4, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। अब तक बड़ा आसान था, 10+2 कर लेते थे। क्लियर हो रहा ना? अब जो होगा 5+3+3+4, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ये है क्या? नई शिक्षा नीति वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर जो है शैक्षणिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली पर आधारित जो है विभाजित करने की बात कही गई है। तो हो सकता है ये ऑप्शन दे दे कि जो नई शिक्षा नीति है 10+2 को हटा के अब क्या रखा गया? तो 5+3+2, 5+3+3+4, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। आपको ये याद रखना होगा प्रीलिम्स के लिए। क्लियर है? चलिए आइए आगे आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? कैबिनेट के द्वारा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है कर दिया गया है, करने की जो है मंजूरी दे दी है। यानी कि पहले जो इसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि अगर कहा जाए पूर्ण रूप से तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जो होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, याद रखिएगा। यानी कि नेप 2020 के तहत जो है MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के उद्देश्य से शिक्षा को सीखने में पुनः अधिक ध्यान को आकर्षित करना है। नेक्स्ट जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन है। क्या है? NEP CWMHRD के द्वारा बुनियादी जो है साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का मांग की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों, ध्यान रखिएगा 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन योजना तैयार की जाएगी, जिसका नाम है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान।
ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय मिशन जो है शुरू किया गया, जिसमें कक्षा 3 तक, ध्यान रखिएगा, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु जो है ये योजना तैयार की जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देना, यानी कि नेप 2020 कक्षा 5 तक के शिक्षा में मातृभाषा या फिर कहिए स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। यानी कि कक्षा 5 तक में जो है आप मातृभाषा या फिर वहां का जो स्थानीय भाषा है उसमें जो है अध्यापन, मतलब अध्यापन के माध्यम से जो है अपनाने पे बल दिया गया कि आपको वहां पे अपनाना होगा। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की कक्षा के लिए जो है प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया, और यह भी कहा गया कि साथ ही आगे जो है मातृभाषा को जो है कक्षा 8 और उसके आगे की शिक्षा में प्राथमिकता देने का पूरी तरीके से सुझाव दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ में स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। जो स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उन छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य जो भी प्राचीन पुराने भारतीय भाषा हैं वो उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा का चुनाव का कोई बाध्यता नहीं होगा। लेकिन यह भी है कि कोई भी छात्र होगा उस पर भाषा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी अपने चॉइस से। नेप 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी IITI फारसी, पाली, प्राकृत के लिए जो है राष्ट्रीय संस्था फॉर पाली और पर्शियन एंड प्राकृत स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्था के भाषा विभाग को मजबूत बनाना और उच्च शिक्षण संस्था के अध्यापन के लिए जो है माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को जो है पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्था में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सकल नामांकन का अनुपात 26 से बढ़ाकर 50 रखने के लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्चतम शिक्षण संस्था 3.5 करोड़ नई सीटों को इसमें जोड़ा जाएगा। नेप 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके तहत 3 और 4 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम के छात्र को कई स्तरों पे पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप जो है डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। मतलब क्या, पहले क्या होता था, जब तक पूरा कंप्लीट न कर लें तब तक आपको डिग्री नहीं मिल सकता। लेकिन अब है कि अगर 1 वर्ष तक ही आप उसको पढ़ पाए या 1 ही वर्ष तक आपने किया तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष तक किए तो एडवांस में डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष किए तो स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष किए हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की आपको डिग्री दी जाएगी। एकदम याद रखिएगा ध्यान से, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त अंकों और क्रेडिट के डिजिटल अनुरूप सुरक्षित के लिए जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्था के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री जो है की जा सकेगी। मतलब क्या, उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब जो उच्च शिक्षण संस्था प्राप्त अंकों कहें या फिर क्रेडिट को जो है डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्था छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री दे सकेंगे। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया। अब एमफिल को हटा दिया गया है, याद रखना आपको। उच्च शिक्षण संस्था आयोग चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षण संस्था के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का जो है गठन किया जाएगा। HECI कार्यक्रमों को प्रभावी और प्रदर्शित निष्पादन के लिए 4 संस्थाओं या कहें निकायों को निर्धारित किया गया है। विनियमन हेतु जो है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद जो है यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल और मानक निर्धारित यानी कि समान शिक्षा परिषद, वित्त पोषण, ध्यान रखिएगा वित्त पोषण जो है उच्च शिक्षण अनुदान परिषद, नेक्स्ट जो है प्रत्यायन
यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि एनएसी, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल एनएसी, महाविद्यालयों की संबंधित 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। यानी कि महाविद्यालयों से संबंधित जो 15 वर्षों में समाप्त की जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्त प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से प्रणाली स्थापित की जाएगी। देश में आईआईटी और आईआईएम समकक्ष वैश्विक मानकों को बहुविषयक जो है शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो था वो नई शिक्षा नीति थी। और नेक्स्ट जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, जिसको संक्षेप में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है तो आपको बोरिंग भी होता है, और ये पहला वीडियो चल रहा है वार्षिकी का, करंट अफेयर का। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर मुझे बताइए कि और किस तरीके से पढ़ाया जा सके। तो मुझे जो भी कहिएगा मैं आपको करने के लिए तैयार हूं, बस आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इतना तो कम से कम ज़रूर कीजिए। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।